कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात सेना के उस अफसर की जिससे हम और आप इंस्पायर हो सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। इनकी जिंदगी का बस एक ही फलसफा है, कुछ ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई शख्स जो है 5 बार एनडीए फेल हो जाता है, आईआईटी और ट्रिपल आईआईटी भी रिजेक्शन वहां से झेलना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद वो हार नहीं मानता है, मेरिट लिस्ट के साथ एसएसबी को क्रैक करता है। इतना ही नहीं, 82 दिन में 82 मैराथन कंपीट करता है, यानी एक दिन में 42 किलोमीटर दौड़ता है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। हम बात कर रहे हैं नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा से, जो नेवल एकेडमी में इंस्ट्रक्टर हैं, जहां नौसेना के लिए अफसर तैयार किए जाते हैं। तो पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहां से हुई, कैसे हुई? राजीव जी, सबसे पहले तो आपके इस जाने माने और लोकप्रिय चैनल में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव खरबला, जिला हिसार से संबंध रखता हूं। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मैंने मेरे गांव के ही सरकारी स्कूल से हिंदी माध्यम में की है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि गांव में जिस समय मैंने मेरी पढ़ाई की थी उस समय आधारभूत जो चीजें हैं, बिजली है, पानी है, सिनेमा है, मोबाइल फोन है और ट्रांसपोर्ट जो है, रोडवेज है, उन चीजों की हमेशा से कमी रही है। परंतु उसके बावजूद भी हम अपनी जो दिनचर्या है उसको बड़े अच्छे तरीके से जीते थे। और स्कूल जाने से पहले हमारा एक अलग ही हमारी क्रिया रहती थी। हम हमारी बैलगाड़ी लेकर खेत में जाते थे, वहां से चारा लाकर वापस घर पे चारा रख के अपने जो जानवर हैं उनको तालाब में लेके आते थे। भैंस और जो गाय हम रखते थे, और फिर उसके साथ में खुद नहाते थे, उनको वापस ले जाकर फिर हम स्कूल में जाते थे। और हमारे स्कूल भी ऐसे रहे हैं जहां पर कोई स्पेसिफिक यूनिफॉर्म नहीं रहती थी कि आपको जूते पहन के जाना ही यूनिफॉर्म में। गरीबी इतनी थी गांव में, और यूनिफॉर्म जब फट जाती थी तो हम उसको रफ्फू करके ही हम उससे काम चलाते थे। और अगर मैं आज के समय की तुलना में मेरे स्कूल के दिनों से करूं, तो आज के स्कूलों में हर तरह की सुविधाएं हैं, अच्छे अच्छे क्लासरूम हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, फाइन आर्ट लैब्स हैं और अच्छे अच्छे टीचर हैं। परंतु जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, उस स्कूल की मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि एक ही अध्यापक ऐसा होता था जो 3-3 4-4 सब्जेक्ट पढ़ाता था। और जैसे ही हम स्कूल में जाते थे अपनी प्रार्थना करने के बाद में, प्रेयर के बाद में, क्योंकि स्कूल का साइज बहुत कम होता था, क्लासरूम बहुत कम होते थे, तो हम अपने वहां से बेंच निकालकर, बेंच झाड़कर हम खुले आसमान में बैठते थे और वहां पर बोर्ड लगाकर हमारे अध्यापक हमें पढ़ाते थे। और इसके सरकारी साथ स्कूल था आपका? जी, सरकारी स्कूल था सर, हिंदी माध्यम। और उसके साथ साथ जब जैसे ही एग्जाम्स हमारे होते थे, 8वीं और 10वीं कक्षा के जो बोर्ड एग्जाम होते थे, उस समय में जो हमारे स्कूल के अध्यापक से हेडमास्टर थे, उनका एक ही लक्ष्य होता था कि हमारे स्कूल से जितने भी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरिट में उनका नाम आए, ताकि हम वहां से बच्चों के फोटो पर्चे में छपवा सके और पूरे पड़ोस के गांव को बता सके कि ये हमारा स्कूल सबसे अच्छा स्कूल है। तो एग्जाम होने से पहले, जैसे मार्च के महीने में एग्जाम होते हैं, तो हम दिसंबर के अंत तक और जनवरी के प्रारंभ तक हम अपने जो बिस्तर है वो अपने स्कूल में ले जाते थे और अपनी
खाना पीना घर से करके हम उधर ही रहते थे। और इसके अलावा हमारे स्कूल में ना तो कोई कंप्यूटर लैब थी, ना कोई सॉफ्ट स्किल नाम की कोई चीज़ थी कि स्टेज पे जाके बोलना है। एक ही लक्ष्य था कि जैसे-तैसे करके ये बच्चे पढ़ाई में कुछ कर लें और थोड़ा-सा स्कूल का भी नाम रोशन हो जाए। तो इस तरीके से ये ज़बरदस्त जो बचपन है वो मैंने जिया है सर। तो आपने ये कब तय किया कि हमें जो है फौज में जाना है, और उसके लिए तैयारी आपने कैसे की? जी, मेरी जो फैमिली है उसमें जो मेरे फादर हैं, मेरे फादर फार्मर थे। 2006 में उनकी डेथ हो गई थी। और जो मेरे चाचा हैं वो आर्मी आर्मी में थे। और घर में माहौल था, अनुशासन का माहौल था। और परंतु कभी ये नहीं सोचा था कि हम कभी अफ़सर बनेंगे। 10वीं की पढ़ाई हो गई, 10वीं पढ़ाई होने के बाद हम हिसार में चले गए, जो एक शहर है, गाँव से लगभग 50 किलोमीटर दूर। वहाँ जो मेरे चाचा के लड़के थे, वो भी मेरे चाचा की पोस्टिंग पहले बैंगलोर में थी, फिर वो दिल्ली आ गए, तो फिर उसके बाद उनका ट्रांसफर तबादला श्रीनगर आ गया। तो चाचा ने सोचा कि तीनों एक उम्र के हैं, हम लगभग एक ही कक्षा में थे, तो तीनों की पढ़ाई हम इकट्ठी एक ही जगह से करवाएँगे। तो चाचा का जी। बड़ा लड़का था, वो पहले से ही अच्छे स्कूल में पढ़े थे, आर्मी स्कूल वगैरह में पढ़े थे, तो भाषा के साथ में उनका अच्छा तालमेल था, लैंग्वेज के साथ में इंग्लिश का अखबार पढ़ते थे, तो उन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया। उन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया, एसएसबी देने गए, एसएसबी में उनको सफलता नहीं मिली, तो हमें भी फिर ये लगा कि अगर ये बड़े वाले भाई कर सकते हैं, तो हम भी एक बार कोशिश करेंगे। परंतु उसके साथ-साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मेरे दादाजी एक बार एडमिट हो गए थे मिलिट्री हॉस्पिटल में। और वहाँ पर आपको पता है अंदर जाने के लिए आपको डिपेंडेंट कार्ड चाहिए फ़ौज का, और या आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। तो मेरे पास तो दोनों चीज़ें कुछ नहीं थी, मैं गाँव से दादाजी का खाना लेके आया था, तो उस टाइम पर मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने रोका था कि आपको यहाँ अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, वहीं पे मुझे बैठा दिया। तो उस टाइम पे जब मैं लगभग आधा पौना घंटा बैठा रहा और मेरे दिमाग में विचारों का आंधी, विचारों का तूफ़ान स्टार्ट हुआ कि मैं एक दिन आऊँगा, इसी गेट के अंदर जाऊँगा और एक इज़्ज़त के साथ मैं यहाँ पे इस गेट के अंदर एंट्री करूँगा। तो वहाँ से थोड़ी-थोड़ी चीज़ें प्रारंभ हुई। फिर एनडीए का एग्ज़ाम हमने लिखा, कोई सफलता हमें नहीं मिली। यहाँ थोड़ा सा रोक रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि जब आप एनडीए के एग्जाम दे रहे थे तो 5 बार आप फेल हो गए, रिजेक्ट हो गए, वहां पर आईआईटी आप रिजेक्ट हो गए, ट्रिपल आईआईटी रिजेक्ट हो गए, है ना? तो एक हौसला जी, टूट जाता है। हथियार जी, यूथ मतलब युवा की बात करें तो डाल देता है, लेकिन फिर आपने जी। हिम्मत नहीं हारी। जी, ये जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे एक कुछ लाइनें याद आती हैं कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। मुझे इस चीज़ में कोई ऐसा चीज़ महसूस नहीं होती कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। इसके कुछ कारण थे और कारण बिल्कुल सही थे। भाषा के साथ में जो जुड़ाव था, क्योंकि गाँव में हम पढ़ते थे, हरियाणवी माध्यम से हरियाणवी हम बोलते थे, हिंदी हिंदी भाषा के साथ भी हम अच्छे से बात नहीं कर पाते थे। तो फिर मैंने जैसे एनडीए का एग्ज़ाम हम लिखते गए, असफलता हमें मिलती गई। तो फिर उसके बाद में 11th में आपको बताऊँगा, मैं पहले उससे थोड़ा-सा आपको पीछे लेके जाऊँगा। 10th में मेरे जी, अच्छे मार्क्स आए, 94% मार्क्स आए। तो जैसे ही जी, माध्यम बदला, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम बदला, तो मेरे 11th क्लास में मार्क्स आए 53%। आधे लगभग आधे हो गए। तो कम हो फिर गया, हाँ। 12th में समहाउ मैंने मैनेज किया और आई वाज़ एबल टू स्कोर अराउंड 71% मार्क्स। तो फिर मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि अगर फ़ौज में अफ़सर बनना है तो कुछ मूलभूत ज़रूरतें हैं, और वो ज़रूरतें कुछ स्किल्स हैं, वो आपको डेवलप करनी पड़ती हैं। आपका लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, आपकी अच्छी बोलने की कला होनी चाहिए, स्टेज फ़ियर नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ें ऐसी थी जो कभी हमें किसी ने बताई ही नहीं। तो धीरे-धीरे जैसे, और आपने जैसे बताया कि 5 बार एनडीए का एग्ज़ाम नहीं निकला, आईआईटी नहीं निकला, एआई ट्रिपल नहीं निकला, इसरो का एग्ज़ाम दिया था वो भी नहीं निकला। तो इतने कम नंबर आने के बावजूद 70% 71% आने के बावजूद भी मुझे कहीं पे तो एडमिशन नहीं मिला। तो फिर मेरे चाचा जी ने मुझे थोड़ा गाइड किया कि आप एक नॉर्मल कॉलेज से आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो और वहाँ पे आप अपनी पढ़ाई चालू करना। तो फिर मैंने हमारे गाँव से लगभग 80-90 किलोमीटर्स इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, और वहाँ से जो मेरी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में बिल्कुल बदलाव आया। वहाँ से मैंने बिल्कुल यू टर्न लिया।
तो कैसे तैयारी की आपने? जो यू टर्न जो हुआ, एसएसबी जी, क्रैक करना कोई मामूली बात तो है नहीं, मेरिट लिस्ट में जी, वो भी। जी। कैसे आपने ये सब देखिए, कुछ किया? एक गाँव का लड़का जो हरियाणवी में बात करता है, उसको पहले हिंदी सीखनी है। हिंदी में कंफर्टेबल होने के बाद वो अंग्रेजी भाषा सीखेगा। उसके बाद में जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे से स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके साथ कॉम्पीट करेगा। तो इसके लिए मैं पहले से ही मेंटली तैयार था जैसे ही मैं कॉलेज में गया कि एक यही रास्ता है ज़िंदगी में कुछ करने का। ज़िंदगी बार-बार मौके नहीं देती, मौके कम ज़िंदगी धोखे ज़्यादा देती है। तो मेहनत और लगन इसके बगैर कोई इसका दूसरा साधन है नहीं। तो जो जैसे ही मैं कॉलेज में गया तो सबसे पहली चीज़ कॉलेज में होती है आकर्षण। आप आकर्षित हो जाते हैं। तो जैसे ही मैं कॉलेज में गया तो मैंने मेरा हेड शेव कर लिया। मैंने हम्म, उस तरह लगा लिया और एक जो ऐसा डिसिप्लिन्ड जो रूटीन होता है सुबह 4 बजे उठने से लेकर रात के 10 बजे सोने तक, एक-एक मिनट मैंने काउंट की, एक-एक मिनट का मैंने हिसाब-किताब लगाया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पहले लैंग्वेज पे कमांड, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैं लाइब्रेरी जाता था, क्लासेस में अटेंडेंस होती थी 70% कंपल्सरी। तो जब मुझे लग रहा है कि मेरा क्लास में कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही, इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं वहाँ से टीचर का परमिशन लेके मैं लाइब्रेरी चले जाता था और मैंने दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर ऐसे अखबार से पढ़ना शुरू किया। फिर इंग्लिश के अखबार पढ़ना शुरू किया। 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे अखबार पढ़ता था। तो अंग्रेजी का अखबार तो कभी मुझे समझ ही नहीं आया। तो मुझे 8-9 महीने लग गए अंग्रेजी का अखबार समझने में। परंतु मुझे एक चीज़ पे पक्का भरोसा था कि एक यही रास्ता है जो आपको सफलता के रास्ते पर लेकर जा सकता है। तो फिर मुझे कुछ इसके साथ में कुछ लाइनें फिर याद आती हैं कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे हम्म। के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जैसे ही मेरा कॉलेज ऐसे सर चलता रहा, तो कॉलेज में हमारा हर सेमेस्टर के बाद में टर्म ब्रेक होता है। तो उस टर्म ब्रेक में मैं घर जाने के बजाय वहीं पे रह के अपनी पढ़ाई करता था। जो एसएसबी के लिए जो-जो चीज़ें चाहिए, जो-जो वहाँ पे टेस्ट होते हैं, हमने वहाँ पर टीम बनाई। जो स्टूडेंट्स इच्छुक थे फौज में जाने के लिए, हमने आपस में टीम बनाई। क्लासेस खत्म होने के बाद में हम इकट्ठे बैठ के पढ़ाई करते थे। मॉक इंटरव्यूज़ लेते थे। 200-200, 300-300 हमने एक-दूसरे के मॉक इंटरव्यूज़ लिए। जो-जो टेस्ट जिस तरीके से एसएसबी में होते हैं, उस तरीके से हमने उनका एक मॉड्यूल तैयार किया और फिर हमने उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो इस तरीके तो से धीरे-धीरे अ, ऐसे गाड़ी आगे बढ़ी। तो असफलता को आपने जब पीछे छोड़ के सफलता की ओर बढ़ रहे थे आप, तो उस जी। समय माइंड ऑफ स्टेट कैसा था? मतलब किस तरह के ख्यालात आते थे? ऐसा नहीं लगता था कि हार जाएंगे, इतनी बार फेल हुए हैं? सर हारे जो इंसान हारा हुआ जिसके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने सफलता का तो जो स्वाद है वो कभी चखा ही नहीं, तो मेरे पास खोने के लिए तो कुछ था ही नहीं। जो भी कुछ था वो था सब कुछ पाने के लिए। तो मैं आपको एक बड़ा-सा इंटरेस्टिंग आपको मैं किस्सा बताता हूँ। जैसे ही मैं कॉलेज में गया तो लगभग 15 से 20 दिन के बाद में एक भाषण प्रतियोगिता थी। उस भाषण प्रतियोगिता का जो विषय है, वो विषय हमें पहले ही बता दिया था कि और मुझे वो अभी भी याद है कि अपराधीकरण के लिए मीडिया ज़िम्मेदार है। तो लगभग 150 के आसपास उसमें प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और मेरा ये मानना रहा है कि अगर आप कभी भी स्टेज पे जाते हैं, तब तो वो मेरी पहली स्टेज अपीयरेंस थी जब मैं एक भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा था। तो जो टॉपिक के हिसाब से, विषय के हिसाब से मैंने भाषण लिखा और उस भाषण का मैंने 500 से ज़्यादा बार मैंने उसका रिहर्सल किया। जब तक वो जी। ज़बान पर नहीं बैठ गया, तब तक मैं उसका रिहर्सल करता रहा। तो अगले दिन जब भाषण प्रतियोगिता हुई, मेरा लगभग 140-141वाँ नंबर था और हर प्रतिभागी को 2 से 3 मिनट दिए गए थे। तो जैसे ही मैं स्टेज पे गया तो जो हमारे जजेस होते हैं, इतने पार्टिसिपेंट्स को देख के थोड़ा-सा बोर हो जाते हैं कि भाई जल्दी-जल्दी खत्म करो। तो मैंने लगभग 45 सेकंड लिए और जो मैंने तैयारी की थी, उसको मैंने वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके थे उसको पेश किया और मैं पहला स्थान मैंने उसमें भाषण प्रतियोगिता में पाया। तो यहाँ से मेरी सफलता की यहाँ से एक क्योंकि जिस आदमी ने कभी ज़िंदगी में कुछ पाया ही नहीं, उसके लिए एक ये बहुत बड़ा मुकाम होता है कि 150 लोगों में आप अव्वल आए हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो विद्यार्थी वहाँ थे, वो हर चीज़ में मेरे से आगे थे। खेल-कूद के मैदान में लगा लो, पढ़ाई के मैदान में लगा लो, क्योंकि मैं तो एक मीडियोकर विद्यार्थी जिसने 70 प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किए अपनी 12th में
और वहां पर अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्लियर करके जो बच्चे आ रखे थे और अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़े हुए, तो मुझे एक बड़े ही एक संतुष्टि की अनुभूति प्राप्त हुई। और इस तरीके से धीरे धीरे स्कूल में जितने भी भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं, ग्रुप डिस्कशन होते हैं, एक्सटेम्पोर होते हैं, स्पीच होते हैं, पोएट्री सेशंस होते हैं, मैंने हर चीज में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और कॉलेज से पास आउट होते होते लगभग मेरे पास 70 से 80 सर्टिफिकेट मेरे पास थे, और जिनमें से 80% जो सर्टिफिकेट थे वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के थे, पोडियम फिनिश के थे। तो धीरे धीरे मैंने एक चीज जान ली थी कि संघर्ष का रास्ता ही इंसान को बदल सकता है, और संघर्ष में आता है सबसे पहले डिसिप्लिन, है ना सर? तो डिसिप्लिन ब्रिंग्स पेन। तो मैंने ये चीज इजाद की, महसूस की है, डिसिप्लिन ब्रिंग्स पेन, पेन ब्रिंग्स चेंज, चेंज गिव्स यू हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ। तो अनुशासन के अलावा जिंदगी में कुछ हासिल किया नहीं जा सकता, और उस अनुशासन के चलते चलते जो गाड़ी, जो जिस सीढ़ी पर मैं चढ़ा था, और वो सीढ़ी अभी भी चलते आ रही है। तो उसके बाद आप एसएसबी क्रैक करते हैं, नेवी में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप रुके नहीं। फिर एक कुछ करने का जो जज्बा जिसको कहते हैं, कीड़ा जिसको कहते हैं, वो आपको लगातार करता, और इसका नतीजा ये रहा कि 35 डेज, 35 दिन, 35 मैराथन। ये कैसे ख्याल आया? और ये तो जस्ट लाइक इम्पॉसिबल है, मतलब इसकी 42 किलोमीटर। राजीव जी, इसकी बड़ी मजेदार कहानी है। मैं अपनी जिंदगी में, मुझे पहले कभी नहीं पता था कि हाफ मैराथन क्या होती है, फुल मैराथन क्या होती है, अल्ट्रा मैराथन क्या होती है। तो जैसे ही मेरी पहली पोस्टिंग आई, मैं अंडमान में मेरी जहाज की मेरी पहली पोस्टिंग आई, और वहां किसी ने मुझे बताया कि जो हाफ मैराथन डिस्टेंस है वो लगभग 21 किलोमीटर होती है, फुल मैराथन डिस्टेंस वो 42 किलोमीटर होती है, और जो अल्ट्रा मैराथन होती है वो 50 किलोमीटर से ज्यादा होती है। तो मेरे तो सुन के ही होश ऐसे हो गया, तो भाई इतनी डिस्टेंस कैसे भाग जाएगी। हालांकि कॉलेज में मैं एक अच्छा अनुशासन का पालन करता था, 4 बजे उठ के सुबह जाना, 5-7 किलोमीटर भागना, उसके बाद में योगा करना, और फिर वहां से वापस आके अपनी प्लानिंग करना, आज की दिनचर्या में क्या करना है। तो ये सारी चीजें थी, परंतु 21 किलोमीटर क्या वो इंसान कोई कैसे भाग सकता है, 42 किलोमीटर कोई इंसान कैसे भाग सकता है। तो मैंने धीरे धीरे ये आरंभ किया। संडेज को, सैटरडेज और संडेज को जब कभी छुट्टी होती थी तो मैं निकल लेता था अपने पानी की बोतल हाथ में लेके, क्योंकि अंडमान में आपको पता है अच्छे अच्छे बीचेस हैं, तो कभी छुट्टी है तो मैं वहां निकल लेता था। तो मैंने ये इजाद किया कि पहली बार जब मैंने लंबा डिस्टेंस भागा तो मैं लगभग 18 किलोमीटर के आसपास मैं पहले इतना लंबा डिस्टेंस भाग पाया। फिर धीरे धीरे हर संडे को और लोग जुड़ते गए, तो फिर धीरे धीरे 21 किलोमीटर भागना स्टार्ट हुआ, फिर 25 किलोमीटर भागना स्टार्ट हुआ, फिर 30 किलोमीटर भागना स्टार्ट हुआ। और जहाज का हमारा एक हेलीपैड होता है जिसके ऊपर आप हेलीकॉप्टर को लैंड कर सकते हैं। तो उसका जो एक सर्कल होता है, एक चक्कर, वो लगभग 10 से 15 मीटर का होता है जहाज के हिसाब से। तो उस हेलीपैड के ऊपर मैंने भागना स्टार्ट किया, 20-20 किलोमीटर, 21-21 किलोमीटर। हाँ, तो अच्छा। लगभग मैंने 50 नहीं, लगभग 80 से 100 के आसपास मैंने हाफ मैराथन एक हेलीपैड पे भाग रखी है। 21 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मैंने 100 बार हेलीपैड पे भाग रखी है। तो फिर जैसे ही मैं अंडमान से मेरा तबादला विशाखापट्टनम में हुआ, तो ऐसे ही फोन में चला रहा था, फोन में मेरे सामने एक पुस्तक आई। उस पुस्तक का जो कवर पेज था उस पे लिखा था 50 मैराथन इन 50 डेज, हर रोज 42 किलोमीटर 50 दिन। तो जैसे ही मैंने ये चीज देखी, ये मेरे दिमाग में घुस गई कि अगर ये इंसान 50 मैराथन 50 दिन में भाग सकता है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा इंसान कर सकता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और उस समय तक मेरे पास, मैंने एक भी फुल मैराथन डिस्टेंस नहीं भागी थी। अच्छा। तो हाँ जी, तो धीरे धीरे मैंने वो किताब पढ़ी, लगभग 250 पेजेस की वो किताब थी। तो मैंने लगातार वो किताब पढ़ दी, लगभग 1-1.5 दिन में वो मैंने किताब पढ़ दी। और वो किताब पढ़ने के तुरंत 4-5 दिन बाद मैंने अपना एक्सपीडिशन प्लान कर दिया कि अगर ये इंसान 50 भाग सकता है तो मैं कम से कम 30 तो भाग सकता हूं। और कहां भागूं। इस इंसान ने 50 मैराथन भागी रिकॉर्ड बनाने के लिए, लेकिन मेरा मकसद रिकॉर्ड बनाना नहीं है। मेरा मकसद समाज को, युवाओं को, जनरेशन को एक मैसेज पहुंचाना है। और उसका जरिया क्या हो सकता है, सबसे अच्छा जरिया हो सकता है रनिंग। और ये रनिंग कहाँ की जाए, क्यों की जाए, इन चीजों के लिए भी मेरे दिमाग में विचार उठने लगे। तो फिर मैं पूरा प्रपोजल बना के मैं मेरे जो सीनियर हैं उनके पास लेके गया कि सर मुझे 30 मैराथन 30 दिन भागनी है, और इसको एक हम एक्सपीडिशन बनाएंगे जिसमें इंडियन नेवी के जो बाकी एथलीट्स हैं, एंथुजियास्टिक एथलीट्स हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो
अगर आप 30 मैराथन की बात करते हैं तो 30 को अगर आप 42 से गुना करें तो लगभग 1250 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस आता है। जी। तो मेरे सीनियर ने कहा कि अगर आप 30 मैराथन भाग सकते हैं तो आप 35 भी भाग सकते हैं। 1500 ना, ये 1500 किलोमीटर हो जाएगा, अच्छा दिखेगा। तो तुम इसको एक काम करो, अपने प्लान को चेंज करके इसको 1500 किलोमीटर कर दो। तो फिर उसके हिसाब से सर मैंने उसकी रूट प्लानिंग थी वो मैंने 1500 के हिसाब से कर दी, और विद इन 5 डेज मैंने उसकी चिट्ठी बना के एक्सपीडिशन की प्लानिंग प्लानिंग करके मैंने मेरी यूनिट से बाहर निकाल दी। तो यहाँ से शुरुआत होती है 35 मैराथन 35 दिन। और इसमें बहुत सारी मुसीबतें आई कि ये कब करना है, कितने लोग आएंगे, क्योंकि इतने बड़े एक्सपीडिशन के लिए आपको एक अव्वल दर्जे की प्लानिंग करनी होती है। और मैं आ गया था भारतीय नौसेना अकादमी में, और मुझे अब एक्सपीडिशन करना है अपने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ रीजन में। तो मैं यहाँ से मैंने मेरा प्रपोजल डाला, फिर मैं यहाँ से वहां गया, और पूरा जो रूट था, जो मैंने रूट बनाया था, उस पूरे रूट का मैंने रूट रेकी किया। और कहाँ-कहाँ हॉस्पिटल्स हैं रास्ते में, कहाँ का रेस्टोरेंट है, कहाँ हमें रहना है, इमरजेंसी हो गई तो कहाँ पे इसको किसी एथलीट को एड दिया जाएगा। तो इस तरीके से लगभग 10 दिन के आसपास मैंने उसकी रूट रेकी की, और रास्ते में जाते-जाते हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसडीएम उनसे मैं मिला, और उनसे एक रिक्वेस्ट मैंने दर्ज की कि सर, जब हम आपके डिस्ट्रिक्ट में आएँगे तो हमें कुछ आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस कि हमें एक पुलिस व्हीकल चाहिए ताकि ट्रैफिक को क्लियर कर सकें। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर से हमें लोकल एथलीट चाहिए जो हमें ज्वाइन कर सकें। पीआरओ टीम है, पीआरओ टीम आएगी ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता लगे। और जो हमारे वेटरन्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो उनसे हम हर दिन मिलते थे। वो एक जगह पर इकट्ठे होते थे, वहां पर हम मिलते थे, अपने विचार साझा करते थे, उनकी बातें सुनते थे। तो ये गतिविधि लगभग 35 दिन चली, और इसका जो आरंभ है वो हमने 30 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से प्रारंभ करके, और जी। वापस 3 दिसंबर 3 दिसंबर 2022 को कोटा हाउस में हमने समापन किया। और इसका जो आरंभ है, फ्लैग ऑफ है, जो हमारे वर्तमान में जो नेवी चीफ हैं एडमिरल डीके त्रिपाठी जी, उन्होंने किया था। और जिसका जो फ्लैग इन है, मिस पीवी सिंधु वाज देयर, एंड एडमिरल आर हरि कुमार साहब जो हमारे नेवी चीफ थे, वो भी जो रिटायर हो गए हैं, तो उन्होंने इसका समापन किया था। तो और जी, नेवी से पूरा सपोर्ट मिला और सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया 35 दिन, बिल्कुल 35 सर, मैराथन। बिल्कुल सर, नेवी के सपोर्ट की बगैर इतने बड़े आप एक्सपीडिशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस एक्सपीडिशन में केवल मैं ही नहीं, मेरे साथ में लगभग 25 एथलीट और थे, 25 धावक और थे। और हम लगभग 35 दिनों में लगभग मैंने 70 स्कूलों में विजिट किया, जहाँ पे बच्चों को डिसिप्लिन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, मेहनत के रास्ते पर चलते रहो। और मैंने लगभग 70 से ज्यादा मोटिवेशनल टॉक्स स्कूलों में दी एक फुल मैराथन भागने के बाद। आप अच्छा। अंदाजा लगाइए, हमारा रूटीन सर ऐसे रहता था कि हम लगभग 3 बजे उठते थे, और साढ़े 3-4 बजे तक अपना रूटीन करके 4 बजे शार्प हम अपना रन स्टार्ट करते थे। और कुछ एथलीट ऐसे होते हैं जो थोड़े स्लो रहते हैं, तो लगभग 10 साढ़े 10 तक हम अपना रन खत्म करते थे। और उसके बाद में जो मेरी जो टीम रहती थी, उस टीम को मैं, जो हमारा रहने का स्थान था, मैं उसको वहां भेज देता था। और मैं मेरी यूनिफॉर्म है वो गाड़ी में रखता था, और रोड साइड में यूनिफॉर्म चेंज करके मैं स्कूलों में जाता था। और ये अच्छा। वो जो दिन थे वो बड़े ही बेहतरीन दिनों में से, मेरी ज़िंदगी के बड़े ही बेहतरीन दिनों में से मैं उनको शामिल करना चाहूँगा। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग चीज़ मेरे लिए थी, वो था खाने-पीने के प्रबंध। हम्म। क्योंकि लंच का समय ही ऐसा होता है, आप या तो स्कूल में जा सकते हैं या आप लंच कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप लंच करने जाएँगे तो आप स्कूल से लेट हो जाएँगे, और वहाँ पे आप वो जो विद्यार्थी हैं आपका वेट कर रहे हैं। तो मैंने 35 दिन लंच नहीं किया सर। अच्छा। आई वाज़ सर्वाइव्ड बाय ओनली डिनर। और साथ में मैराथन भी कर रहे थे 42 साथ में किलोमीटर पर मैराथन डे। चल साथ साथ में मैराथन चल रही है, मीडिया इंटरेक्शन चल रहा है, न्यूज़ चैनल से मेरा इंटरव्यू हो रहा है, लोगों को हम बता रहे हैं, रास्ते में रुक के बता रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं, और वेटरन से हम मिल रहे हैं। और इसके अलावा एक बड़ा ही मार्मिक किस्सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम रास्ते से जा रहे थे, तो मैंने एक छोटा-सा जो डॉग होता है, कुत्ता होता है, वो रास्ते में मिला। मैंने सोचा कि इसको किसी ने मार दिया है, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, इसको यहाँ से रोड से उठा के साइड में हम इसको कर देते हैं। तो वो जो कुत्ता था सर, वो ज़िंदा था,
मैंने मेरा रन वहीं पे रोककर उसको अच्छा। फर्स्ट एड देकर वेटनरी बहुत बढ़िया। हॉस्पिटल में गाड़ी में अराउंड 30 किलोमीटर हम वहाँ पे उसको लेके गए और फिर बहुत एक एनजीओ को हैंडओवर किया और आफ्टर 4 डेज वी केम टू नो दैट डॉग इज फाइन। दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट इन द जर्नी ऑफ 3500 1500 किलोमीटर्स। चलिए, यहां तक समझ में आ रहा है कि 35 डेज, 35 मैराथन, लेकिन जी, फिर उसके बाद 82 दिन, 82 मैराथन, जी। ये कैसे सोच लेते हैं आप? ये तो सोच से भी परे है। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या से? जी फिर मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं कि तकदीरें दिल के इरादे आजमाती हैं, हाँ। कि तकदीरें दिल के इरादे आजमाते हैं, सोपन के पर्दे निगाहों से हटाते हैं, गिरकर हौसला मत हार मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो ये सब 5वें दिन की बात है और मैं सैनिक स्कूल कुंजपुरा में एक भाषण दे रहा था। हम्म। तो उस भाषण के टाइम पे आप कहते हैं कि आपके ज़बान पर सरस्वती जी विराजमान रहती हैं। तो उस लेक्चर देते-देते मेरी ज़बान से निकल गया कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप एट काउंट ऑफ 35 आई विल कंटिन्यू टिल 75 कि मैं 35 मैराथन के बाद रुकूँगा नहीं, मैं 75 मैराथन करूँगा। वो मेरे मुख से ऐसे ही निकल गया। और जो अच्छा। विचार है, वो विचार मेरे दिमाग में घर करने लगा कि नहीं 35 मैराथन के बाद अभी रुकना नहीं है, वो चलते जाना है। तो जैसे ही 35 मैराथन खत्म हुई दिल्ली में, उसके बाद में मैं मेरे जो इंडियन नेवल अकेडमी भारतीय नौसेना अकादमी है, उसमें मैं वापस आया और अपने ऑफिस की ड्यूटीज़ को निभाते हुए मैं हर रोज़ सुबह 2:30 बजे उठता था। 2:30 बजे उठकर 3 बजे मैं शार्प अपना रन स्टार्ट करता था और 7:30 पौने 8 बजे तक रन खत्म करके 9-9:15 तक मैं ऑफिस आता था। तो इस चीज़ का जो श्रेय है वो मैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति है उसको देना चाहूँगा और क्योंकि मैंने एक चीज़ धीरे-धीरे ये चीज़ मैंने सीखी है कि अगर आपने जो चीज़ डिसाइड की है, जो आपने कमिटमेंट लिया है, तो उसका अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो किसी दूसरे इंसान को उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद मैं 82 दिन तक लगातार 82 मैराथन भाग पाया। लेकिन ये मतलब 82 दिन, बेरासी जी, 82 मैराथन और लगातार 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, जी, जी। दिक्कत नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई? हम तो 42 किलोमीटर सोच भी नहीं सकते चलने का, और आप लगातार दौड़ रहे हैं। सर दिक्कतें तो बहुत हुई, दिक्कत तो दूसरे दिन से ही आरंभ हो गई थी, क्योंकि जब हम लगभग चंडीगढ़ पहुँचने वाले थे, तो जो मेरा जो लेफ्ट नी जी। ये सूज कर बहुत बड़ा हो गया था। हम्म। तो परंतु मैं अपना दुःख अपने साथियों को नहीं बता सकता क्योंकि एज़ अ टीम लीडर मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उस सूजे हुए घुटने के साथ में मैं भागा बट मैंने ये चीज़ दिमाग में बैठा दी थी कि पैर कट जाएँ, लेकिन मैं रनिंग करना नहीं छोड़ूँगा। तो अच्छा। ये घुटना भी 2-3 दिन तो इसने मुझे तंग किया, उसके बाद हम्म। में तो इसने आज तक मुझे तंग नहीं किया है सर, ठीक है? हम्म। तो एक चीज़ मैंने और इज़ाद की कि अगर आपको दर्द होता है, तो आप दर्द की सीमा को बढ़ा दीजिए। पुराने वाला दर्द आपको अपने आप कम लगने लग जाएगा। तो मैं दर्द की तो मैं दर्द की सीमा को बढ़ाता रहा और अपने हम्म। अगले लक्ष्य की तरफ आगे अग्रसर होता रहा। अच्छा, जब आप 82 डेज कर रहे थे, मैराथन जो कर रहे थे, तो क्या उस जी, समय जो नेवी की जो रेगुलर रेगुलर ड्यूटी जो आपका होता था, उसको जी। कैसे, वो सफर नहीं होता था? जी नहीं ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। हर हर इंसान मेरे से यही पूछता है। जैसे मैंने हम्म। बताया कि जो हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों को आप कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी काबिलियत के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं 2:30 बजे उठता था। मैंने अपने जो नींद के जो घंटे हैं, वो मैंने उनको बिल्कुल कम कर दिया था। बाकी लोग 6 घंटे, 7 घंटे सोते थे, तो मैंने उस टाइम पीरियड को कम करके 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे मैंने कर दिया था। हम्म। और 2:30 बजे उठकर 3 बजे रन स्टार्ट करके, साढ़े 7 बजे तक रन खत्म करना, मैक्सिमम 8 बजे तक रन खत्म करना और 9 बजे ऑफ़िस पहुँच जाना। और बाकी पूरे दिन जो भी गतिविधियाँ हैं, वो चलती रहती थी और साथ में मेरी रनिंग चलती रहती थी। इस रनिंग के बावजूद इसका ऑफ़िस नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, पास में जो हमारे बेस में लोग हैं और बाहर जो सिविलियंस थे, वो सब इस चीज़ से इंस्पायर हुए। यहाँ पहले रोड पे मुझे लोग दिखते नहीं थे दौड़ने के लिए और अभी अगर आप देखोगे तो 20-20, 30-30 लोग आपको दौड़ने दौड़ने को मिलेंगे। तो ये एक मैसेज था सब लोगों के लिए, स्पेसिफिकली फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि आप
क्या आपका ऑफिस काम करते हुए आप एक अल्टीमेट फिटनेस तक पहुंच सकते हैं कि नहीं? तो वो जो मानसिक जो एक क्या बोलते हैं बैरियर था, उस मानसिक बैरियर को तोड़ने के लिए मैंने ये चीज स्टार्ट की थी। और 80 मेरा तो प्लान तो ज्यादा का था सर, मैं तो 250-300 दिन सोच रहा था, परंतु कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से मुझे 2-3 बार ट्रेवल करना पड़ा बीच में, तो उसकी वजह से मैं बीमार हो गया था। अदरवाइज आई वाज प्लानिंग टू डू मोर देन 200 डेज। अच्छा, अच्छा, ये सब जी सुन के तो और देखकर बहुत अच्छा लगता है, दौड़ना जी भागना। हम लोग जी भी चाहते हैं दौड़ना भागना, लेकिन जो विल जी पावर जो कहा जाता है और जो एक जी लगातार जो कंसिस्टेंसी जो कहा जाता है, एक लगातार हम्म। दौड़, वो आदमी कहाँ से लेकर आए, कैसे क्या करे? जी, गीता में मैं किताबों बहुत ज्यादा किताबें पढ़ता हूँ। अच्छा। अ, गीता में भी अगर आपने सुना होगा, जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को संदेश देते हैं, वो विचारों में फंस जाते हैं अर्जुन जी कि क्या किया जाए, सब मेरे चाचा ताऊ मामा फूफा हैं, तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मन को बांधने के लिए एक ही चीज है, वो है नियम। मन काबू आएगा नियम से। जैसे कि मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तू इस मन का साथी ना बन, इस मन को अपना साथी बना ले। अच्छा। तो जो जो ये चीज है सर, मैंने मन को बांधा किससे? अनुशासन से, नियम से। और उस नियम में अगर कोई कटौती होगी, तो मैं अपने आप को उसकी दोगुनी सजा दूंगा। अगर मैंने आज सोचा है कि मुझे 4 बजे उठना है, अगर मैं आज उठ नहीं पाया, तो मैं उस रात सोऊंगा ही नहीं। अच्छा। तो ओके। मैं ये चीज मैंने इजाद कर ली थी कि अगर कोई चीज पानी है, तो मन को जैसे ही आप जितना जल्दी काबू में करेंगे, क्योंकि मन को चाहिए रेस्ट। मन बड़ा चंचल है। वैसे ही आपको 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 शरीर को हमेशा बोलेगा भाई रेस्ट करते हैं आज। आज हर किसी किसी इंसान का सुबह उठने को मन नहीं करता सर, मेरा भी मन नहीं करता। हर रोज एवरी डे आई यूज्ड टू स्ट्रगल इन द मॉर्निंग। बट मैंने इसको बता रखा है कि भाई मैं मानने वाला नहीं हूं। मन तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, मेरे साथ आना है तो आ, मैं तेरे रास्ते नहीं आना, मैं तेरे साथ नहीं चलने वाला। तो जी। अगला लक्ष्य आपने क्या तय कर रखा है, अगर मैराथन की बात करें तो? मैराथन की अगर बात करें तो अगला, अभी तो वर्तमान में भी मैं एक अभियान पे चल रहा हूं, जिसमें मैं हर रोज 21 किलोमीटर भागता हूं। और डेली ये 21 किलोमीटर? डेली 21 किलोमीटर, और आज मेरे 77 डेज हो गए हैं। ओहो, अच्छा। 77 दिन मेरे आज हो गए हैं सर। और ये गतिविधि मैं लगभग 365 या 500 दिन तक लगातार, इस पहला टारगेट मेरा 365 दिन है। उसके बाद में आगे सोचेंगे परिस्थितियों के हिसाब से। तो पहला टारगेट है मेरा 365 दिन लगातार हाफ मैराथन भागना। और उसके बाद में 365 दिन लगातार फुल मैराथन भागना। ओके। जो 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 सीढ़ी, जो पड़ाव मेरा 82 पे रुका था, उस उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं 365 दिन हर रोज 42 किलोमीटर भागूंगा। और वो अभियान है, वो पूरे हिंदुस्तान में रहेगा। हिंदुस्तान के हर राज्य में जाकर, वहां से 365 शहर गांव कस्बे, वहां से मैं, उसकी प्लानिंग ऑलरेडी हो गई है। और लगभग 2 साल के बाद में उस अभियान को मैं अंजाम देने वाला हूं। और जिसमें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लगभग 60 से 70 लाख युवाओं से इस एक साल के अंतराल में मेरा मिलने का इरादा है, ताकि वो एक संघर्ष के रास्ते पर चलते रहें और कभी भी अपनी परिस्थितियों के सामने घुटने ना टेके। तो पहला अभियान तो मेरा यही है। उसके बाद में, उस अभियान के सफल होने के बाद में, क्योंकि मैं मानता हूं सर कि आप चीजें विजुअलाइज करना जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में आपको क्या चाहिए, 30 साल बाद आपकी जिंदगी क्या होगी, 3 साल बाद क्या होगी, 10 साल बाद क्या होगी, उस हिसाब से जो मेरा प्लान है, 5 साल का जो मेरा प्लान है, उसमें ये चीजें हैं। पहले मेरा ये अभियान पूरा होगा, उसके बाद 365 दिन होगा, उसके बाद फिर एक और अभियान होगा, वो मैं बताऊंगा आपको 365 वाला अभियान खत्म होने के बाद। अच्छा, एक चीज बताइए, बेसिक सवाल ये उठ रहा है दिमाग में कि आप खाते पीते क्या है भाई? क्या खाते पीते हैं ताकि इतनी ताकत मिलती है कि लगातार डेली अपनी दौड़ रहे हैं? जरा ये भी शेयर कीजिए आप। खाने हाँ बिल्कुल सर, खाने पीने की अगर मैं बात करूं, तो जो अपना पुराना जो तरीका है, हाँ, आयुर्वेदिक तरीका जिसको आप बोल सकते हैं, और जो हमारे दादा परदादा जो खाना खाते थे, उस खाने में मैं विश्वास रखता हूँ। गाय का घी को मैं बहुत तवज्जो देता हूँ। गाय का घी लगभग मैं हर रोज 1 कप गाय का घी पीता हूँ, शुद्ध देसी गाय का घी। और उसके अलावा जो मैं खाने में जो खाता हूँ, मैं खाता हूँ उबला हुआ खाना।
जिसमें कोई मसाला नहीं, कोई नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं और साथ में सलाद रहता है, खीरा, टमाटर और प्याज़ और अच्छा। फ्रूट्स। फ्रूट्स में स्पेसिफिकली मौसम्बी रहती है, बनाना रहता है और वाटरमेलन रहता है। इसके अलावा डिब्बा बंद चीज़ और जूस, डिब्बा बंद जूस मैं कभी नहीं पीता और कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कुरकुरे, चिप्स इसका तो मेरा जन्मों-जन्मों से नाता नहीं है। अच्छा, तो नॉर्मल जी। खाना हम लोग जैसा खाते हैं बिल्कुल नहीं खाते हैं, चिकन मटन नहीं कुछ सर, नहीं, नो मतलब तेल ऑयली मैं फूड कुछ मैं नहीं। मैं मैं सर बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ। अच्छा। ठीक है, आप मुझे घास खिलाओगे तो मैं घास खाना पसंद करूँगा, ना कि मटन, चिकन की बजाय। और उबला हुआ वो खाना सोचता भी खाते नहीं। हैं, उबला हुआ बिल्कुल खाना उबला खाते हैं। हाँ, उबला हुआ खाना खाता हूँ, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उबला हुआ खाना जल्दी आपको डाइजेस्ट होता है, आप पूरे दिन एक्टिव फ़ील करते हैं, आपकी नींद अच्छी आती है, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ जाती है और आपकी कम नींद में आप काम चला सकते हैं। तो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में अगर आप 7 घंटे सोएँगे, तो लगभग आप 30% 30% टाइम आप सोने में आपकी पूरी ज़िंदगी आप 30% आप सोने में बिता रहे हैं। तो उस जो पीरियड है सोने का, उस सोने के पीरियड में मैं कटौती चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे अच्छे-अच्छे अनुभव हुए हैं उबला हुआ खाना खाने से। 2 घंटे अगर मैं सोता हूँ, 1.5 घंटे सोता हूँ, तो कुछ-कुछ दिन ऐसे होते हैं कि थोड़ा-सा रूटीन ऑफ़िस वर्क ज़्यादा हो जाता है, तो उस दिन 1 डेढ़ घंटे में मेरा काम चल जाता है। मुझे कोई ऐसी सुस्ती अनुभव नहीं होती अगले दिन। एक अंतिम सवाल ये है कि जो हमारे देश के युवा हैं, यूथ हैं, उनको जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जी, देश के युवाओं के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें हैं बताने के लिए। सबसे जी। पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ गिव्स 100% रिटर्न्स। अदर इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जैसे आपको पता है, हर हुँ, सारी हुँ। दुनिया स्टॉक मार्केट में लगी हुई है, ठीक है? बट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ गिव्स यू 100% रिजल्ट। देयर इज़ नो डाउट इन दैट। सेकंड थिंग इज़ आपको ये चीज़ जाननी है, इस चीज़ का आपको ऑडिट करना है कि जो आपके आदर्श हैं, वो आपके आदर्श कौन हैं? क्या आपके आदर्श ऐसे लोग हैं जो पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ई-गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट इन चीज़ों की जो लोग प्रमोशन करते हैं, क्या वो आपके आदर्श हो सकते हैं? उन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी वो लोग इन चीज़ों की एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। हुँ, हुँ। इसका सीधा-सा संबंध ये है कि उन लोगों को समाज कल्याण से, देश तरक्की से, युवाओं से कोई मतलब नहीं है। उनको है सिर्फ़ पैसे से मतलब। हुँ, हुँ। तो ये चीज़ हमें जाननी है। अगर हमें देश को प्रगति के रास्ते पर लेके जाना है, तो सबसे पहले समाज को प्रगति के रास्ते पर चलना होगा और समाज प्रगति के रास्ते पर तभी चलेगा, जब समाज के युवा एक अच्छा जीवन जिएँगे, इन चीज़ों से दूर रहेंगे। तो सबसे पहले हमें आदर्शों को चुनने की ज़रूरत है, जो आदर्श स्पेसिफिकली जो क्रिकेटर्स और जो हमारे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, इतना पैसा होने के बाद भी युवाओं को भ्रमित करते हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, एक 12 साल का युवा, जिसको ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, पैसे के लालच में अगर वो ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट करता है, क्योंकि जिस समय में मैं 12वीं क्लास में था, 10वीं क्लास में था, हमारे पास पैसे नहीं होते थे सर। और आजकल तो आप पेरेंट्स से पैसे माँगो, बच्चों को पैसा दे देते हैं। तो जैसे ही वो उस गेमिंग वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, खेलना स्टार्ट करते हैं और पैसा हारेंगे, तो पैसा हारने के बाद तो अगर आपको उस खेल के मैदान में रहना है, तो आपको और हुँ। पैसा चाहिए। तो पेरेंट्स कहाँ तक पैसा देंगे? एक लिमिट तक तो पैसा देंगे। तो उसके बाद में आप गंदी आदतें सीखेंगे। आप चोरी करेंगे, तो आप ऐसे दूसरे चीज़ें तरीके निकालेंगे। तो ऐसी जी। चीज़ों से यूथ को बचना चाहिए। लेकिन वही फिर से आ रहा हूँ कि 5 जो है, क्या चीज़ करना चाहेंगे जो हमारे यूथ करें? जी। सबसे सबसे पहली चीज़ तो आपको हर दिन कम से कम 1 घंटा शारीरिक अभ्यास करना है। और ठीक है। ज़िंदगी में कभी भी शॉर्ट टर्म गोल आपको लेके नहीं चलना है, आपको लॉन्ग टर्म गोल लेके चलना है। आपको आपके डिसीज़न्स की रिस्पेक्ट करनी है। आपके जो डिसीज़न्स हैं, वो आपको आपके पेरेंट्स के ऊपर नहीं छोड़ने। आप खुद काबिल बनिए, अपनी ज़िम्मेदारी, खुद की ज़िम्मेदारी, अपने परिवार की ज़िम्मेदारी आप लेके जाइए और आप तुरंत रिज़ल्ट की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि एक इंसान को बनने में भी
24 साल का अगर मैं हूँ या 30 साल का मैं हूँ तो मुझे 30 साल लगे हैं ऐसा बनने में। एक हाथी का जी। बच्चा हाथी बनने में सालों लगते हैं। शेर के बच्चे को शिकार करने के लिए समय लगता है। तो ऐसे ही हम इंसान हैं, तो हमें उस सीढ़ी से गुज़रना है, वो संघर्ष की सीढ़ी, डिसिप्लिन की सीढ़ी, कमिटमेंट की सीढ़ी। और दूसरी उसके अलावा जो नॉलेज है, नॉलेज का पर्पज़ इज़ एक्शन। द पर्पज़ ऑफ नॉलेज इज़ एक्शन, नॉट ओनली नॉलेज। जो ज्ञान हम लेते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करें। हम्म, जी, और उसके अलावा सेल्फ ऑडिट करके एक चीज़ है जिस पे मैं हमेशा ध्यान देता हूँ और अपनी ज़िंदगी में अमल लाता हूँ। सेल्फ ऑडिट का मतलब ये है हम्म, कि हम कभी भी मार्केट में जाते हैं, ₹1000 हम लेके जाते हैं, 2000 लेके जाते हैं, घर का सामान लेके आते हैं, ग्रोसरी आइटम्स लेके आते हैं, तो आते ही हम हिसाब करते हैं कि कौन-सी चीज़ किस भाव से आई है, किस रेट पर आई है। करते हैं सर? बिल्कुल, हाँ। हाँ, हाँ। तो लेकिन जो हमारे पास 24 घंटे हैं, हम क्या उनका भी हिसाब इसी तरह करते हैं? बिल्कुल। जिस दिन हम हमारे 24 घंटे का इस्तेमाल इस तरीके से करने लगे, तो हमारे सामने नकारात्मक चीज़ें और जो गलत विषय हैं, उनमें हम कभी फँसेंगे नहीं और अपने देश को, अपने समाज को एक और अपने पूरे हिंदुस्तान को एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए हम मदद करेंगे। तो थैंक यू लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल थैंक यू भविष्य के सर, लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। जय हिंद सर। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।